नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। पहले की वीडियो लेक्चर में हमने ब्रिटिशर्स का साम्राज्य विस्तार देख लिया था। उसके बाद अभी हम लोग का ब्रिटिशर्स के आर्थिक नीति का लेक्चर चल रहा था। ठीक है, आपको ध्यान तो है ना? आप लोग रिवीजन तो करते चल ही रहे होंगे, ठीक बात है। तो ब्रिटिशर्स के जो आर्थिक नीति थी उसमें हमने क्या क्या देखा था? हमने साम्राज्यवाद देख लिया था, उपनिवेशवाद देख लिया था, ठीक है। उसके बाद से हमने उपनिवेशवाद के 3 चरण देखे थे कि जो उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, कि कोई भी राष्ट्र अगर जो दूसरे राष्ट्र में, ठीक है, अपने हितों के लिए शोषण करता है, ठीक बात है, तो वो उस देश का क्या होता है? उपनिवेशवाद होता है, जहाँ पे वो शोषण करता है, ठीक बात है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। तो उपनिवेशवाद के जो 3 चरण थे उसमें 3 तरीके से 3 थीम पे क्या हुआ था? बदलाव हुआ था, ठीक है। पहला क्या था? पहला उपनिवेशवाद का जो चरण था वो वाणिज्यीकरण का था, ठीक है। दूसरा औद्योगिकरण का था और तीसरा वित्तीय उपनिवेशवाद था। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि जो भी शब्द का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, उस शब्द का मतलब यानी कि अर्थ आप लोग लिख लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, नोट्स में ही। क्योंकि वो चीज़ें बार बार क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए, ताकि वो जो किसी भी शब्द का अर्थ होता है वो आपको अच्छे तरीके से ज्ञात हो। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादातर लोग जो होता है ना कि इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादातर सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम वालों का कम सिलेक्शन होता है, तो इसके पीछे वजह भी ये कायम रहता है। कौन सा वजह? ये वजह रहता है कि कई बार हम शब्दों को समझ नहीं पाते कि उसका मतलब क्या है। और यूपीएससी जो भी क्वेश्चंस करती है उसका सटीक उत्तर हमें लिखना ही पड़ता है, ज़रूरी होता है। अगर जो हम उस अनुसार से आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो ही हमारे क्या होते हैं? नंबर कट जाते हैं, यानी कि नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसमें समस्या होती है, शब्दों का खेल होता है। शब्द का अर्थ हमें अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे, क्योंकि सारे के सारे ऐसा नहीं है आर्ट साइंस से साइड से आए हैं, बहुत सारे लोग साइंस साइड से आए होंगे। तो जो साइंस स्ट्रीम के लोग होंगे उनके लिए जो इतिहास, भूगोल और सारे जो विषय होंगे आर्ट वाले, वो क्या होंगे? बस बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा उन लोगों ने, 10 तक पढ़ा होगा। वो भी किसी ने बहुत सीरियसली पढ़ा होगा तो किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो उनके लिए ये जो सारे शब्द आएंगे, या फिर जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा भी है, जिन्हें नहीं जानकारी होगा उस शब्द के बारे में, तो हमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो उसका अर्थ हमें लिख के रखना है और ऐसी जगह लिख के रखना है ताकि हम उसे हमेशा यानी कि बार बार रीड कर पाएँ, यानी कि पढ़ पाएँ। ऐसी जगह नहीं लिखना है कि किसी रफ कॉपी में लिख दिए या कहीं और लिख के रख दिए, फिर कभी उसको देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वाणिज्यीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, वित्तीय उपनिवेशवाद हो गया। तो इसका मतलब आप लोग को समझ के चलना है, ठीक बात है। 3 चरण बताया गया था। एक कौन सा था? याद करेंगे आप लोग, एक कौन सा था? पहला था वाणिज्यीकरण, दूसरा था औद्योगिकरण, तीसरा था वित्तीय उपनिवेशवाद, ठीक है। वाणिज्यीकरण तो अभी आगे भी आने वाला है, नोट्स में भी तो भी समझाया जाएगा। और औद्योगिकरण आप समझ में आ ही रहा होगा, उद्योग से संबंधित है, ठीक है। वित्तीय मतलब आर्थिक लेन देन, ठीक बात है। उपनिवेशवाद के 3 चरण के बाद हमने भू राजस्व बंदोबस्त देखा था। भू राजस्व समझ में आ ही रहा होगा, भूमि से जो हम लोग राजस्व, मतलब वो लोग जो राजस्व प्राप्त करते थे, ठीक है। कोई भी हो, अगर जो भूमि से राजस्व प्राप्त करता है, कर वसूलता है, तो वही भू राजस्व हो गया। बंदोबस्त मतलब उन्होंने जो बंदोबस्त किया था, जो नियम बनाया था, जो सिस्टम बनाया था। तो जो भू राजस्व बंदोबस्त था उसका हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि प्रारंभिक अनुभव एवं प्रयोग, कि प्रारंभ में अंग्रेजों को जो जो क्षेत्र मिला, जिस क्षेत्र की जमींदारी मिली, जिस भी क्षेत्र का दीवानी अधिकार मिला, उस पे इन लोगों ने क्या क्या प्रयोग किया और कैसे कैसे ये आगे बढ़े उसको बेहतर बनाने में, भू राजस्व सिस्टम को बेहतर बनाने में। फिर हमने देखा जमींदारी व्यवस्था, जिसको अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। उसके बाद से हमने देखा रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक बात है। आप लोग को याद आ रहा होगा, ध्यान आ रहा होगा, ठीक। तो अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद हम लोग देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये जो तीनों था, जमींदारी व्यवस्था या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था, ये अलग अलग क्षेत्र में था। एक बार जिस क्षेत्र में जो भी व्यवस्था प्रयोग कर ली जाती थी, अगली बारी अगले क्षेत्र में उससे बेहतर करने का कोशिश
किया जा रहा था। ठीक बात है। तो ज़मींदारी व्यवस्था से जब ये लोग बदलाव करके जाते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में, तो आपको अच्छे तरीके से बताया गया था कि क्यों इन लोगों ने ज़मींदारी व्यवस्था की जगह पे भी रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं किया। ठीक है। और ज़मींदारी व्यवस्था से क्या क्या सीखे थे, जो उनका अनुभव था, वही प्रयोग कहाँ किए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो रैयतवाड़ी का जो अनुभव रहता है, जो उसमें कमियां रहती है, उसको आगे चल के महलवाड़ी जो व्यवस्था रहता है इन लोग का, उसमें परिवर्तन करते हैं रैयतवाड़ी के अनुभव का। ठीक बात है, आप लोग को ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए। तो हम लोग ज़मींदारी व्यवस्था लिख ही लिए थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था लिख लिए थे, उसके बारे में समझ लिए थे। अब आता है नंबर किसका, महलवाड़ी का। तो रैयतवाड़ी में क्या था कि भूमि का मालिक रैयतों को ही माना गया था। रैयत मतलब बताया गया था ऐसे किसान जिनकी अपनी भूमि होती थी, अपनी भूमि पे वे खेती करते थे। तो जब मालिकाना हक सभी रैयतों का हो गया, तो जितने भी अधिकारी होते थे उनको सारी रैयतों से जाके कलेक्ट करना पड़ता था टैक्स। ठीक बात है। अब इस चक्कर में क्या प्रॉब्लम हुई, क्या समस्या हुई, समस्या ये हो कि इनके जो प्रशासनिक खर्चे थे, यानी कि जो अधिकारी लोगों को नियुक्त करने के खर्चे थे, वो काफ़ी बढ़ गए। अब जब बढ़ गए तो इनको क्या करना था, उसको कंट्रोल करना था। तो अगला स्टेप ये लोग जब उठाते हैं महलवाड़ी का, तो इसमें प्रशासनिक जो खर्चे हैं उसको कम करने का कोशिश करते हैं। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रशासनिक खर्चे अधिक होने की वजह से महलवाड़ी जब व्यवस्था ये लोग लाते हैं, तो उसमें प्रशासनिक खर्चे कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक बात है। तो प्रशासनिक खर्चे कैसे कम करेंगे, ये लोग यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों ही जगह के अनुभव का प्रयोग मिश्रित रूप से यहाँ पे करते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पे दोनों जगह से सीख लेके ये सुधार करते हैं। तो हम लोग महलवाड़ी जो व्यवस्था थी उसका एरिया कहाँ कहाँ पे था, एरिया था मध्य प्रांत में। मध्य प्रांत वैसे तो एमपी को बोलते हैं, लेकिन आप लोग आज के हिसाब से मत देखिएगा, जो आज के हिसाब से मध्य प्रदेश है उसके हिसाब से मत देखिएगा। ठीक है। और बिपिन चंद्र आप जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो ओल्ड जो मैप बनाया गया है वहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि कैसे कैसे पहले के टाइम में हुआ करते थे सारी चीज़ें। ठीक। तो मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद से पंजाब था, पंजाब को ग्राम प्रथा के नाम से जाना जाता था। महलवाड़ी जब व्यवस्था थी तो पंजाब में ग्राम प्रथा नाम से जाना जाता था। महलवाड़ी, एक बात आप लोग समझिएगा, ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी ये महाल शब्द से लिया गया है। महाल मतलब अगर जो हम कोई क्षेत्र लेते हैं, कोई एरिया लेते हैं, तो उसको हमने कह दिया कि ये एक महाल है, यानी कि इस एक महाल में जितने भी किसान रहते हैं उनसे जो कर लिया जाएगा, वो क्या हो गया कि इस महाल से इतने कर हमको कलेक्ट करने हैं। समझ में आ रही है बात। और ये जो उत्तर प्रदेश था पहले दो भागों में विभाजित था। एक हमारा ये जो अवध का एरिया हो गया वो, और दूसरा हमारा अगर जो आगरा साइड में हम जाएंगे, यानी कि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो एरिया, दोनों क्या था, अलग हो गया था। अलग था पहले से ही। उसके बाद से जब ये ब्रिटिशर्स का उस पर अधिकार हुआ तो इन दोनों ने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया, यानी कि दोनों को एक कर दिया। लेकिन ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के ये जो उत्तर पश्चिम एरिया था वहाँ पे लागू थी। बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है। तो हम लोग अब महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में, यानी कि जो महलवाड़ी बंदोबस्त था उसके बारे में अब हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग अब हेडिंग डालेंगे महलवाड़ी बंदोबस्त। हेडिंग डालेंगे महलवाड़ी बंदोबस्त। चलिए लिखिए, क्षेत्र लिखिए, उसके नीचे लिखिए क्षेत्र कहाँ कहाँ पे था ये लागू। क्षेत्र लिखेंगे मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत कॉमा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्यतः, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब अगला लिखेंगे पंजाब। पंजाब के आगे आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे ग्राम प्रथा के नाम से, ग्राम प्रथा के नाम से। ठीक है। अगला लाइन लिखेंगे, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम महालवाड़ी बंदोबस्त, सर्वप्रथम महालवाड़ी बंदोबस्त लागू करने का सुझाव, लागू करने का सुझाव हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी 1819, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1819। ठीक है। नामक, नामक अधिकारी ने दिया था,
अधिकारी ने दिया था। अब तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त का पिता भी कहते हैं। महलवाड़ी बंदोबस्त का पिता भी कहते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे विशेषताएं। महलवाड़ी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी? हेडिंग डालेंगे विशेषताएं। इसमें लिखिए पहला पॉइंट आप लोग, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह सभी किसानों को भूमि का मालिक माना गया तथा भू राजस्व की वसूली के लिए ग्राम प्रमुखों या जमींदारों से समझौते किए गए। जैसे कि ये था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही महलवाड़ी व्यवस्था में भी रैयतों को ही भूमि का मालिक माना गया। लेकिन इस बार चेंजिंग इन्होंने ये किया कि पहले के टाइम में क्या हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था में कि अधिकारी लोगों को नियुक्त करना पड़ता था कर वसूलने के लिए, और यहाँ पे ऐसा किया गया कि जो अधिकारी रहें उनको ज़्यादा हस्तक्षेप ना करना पड़े। वहाँ उस एरिए में जो एक कोई जमींदार होता था या ग्राम प्रमुख होता था उसको जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि सारे किसानों से आप कर वसूल लेंगे जितना कि निर्धारित होगा। ठीक बात है। मान लीजिए एक गांव से अगर जो 1,000 रुपये आने हैं, ठीक है, तो 100 रुपये, मान लीजिए 10 घर है तो 100 रुपये बांट दिया जाता था। और चाहे कोई भी दिक्कत हो, मान लीजिए कोई किसान नहीं भी देने में सक्षम है तो 900 रुपया ही हुआ, लेकिन 900 रुपया नहीं दिया जाता था, वो दिया जाता था 1,000 रुपये ही। जिसको भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाती थी वो उसकी जिम्मेदारी होती थी। सरकार जमींदारों से या ग्राम प्रमुखों से समझ लेते थे कि भाई तुम लाओ मेरा पैसा दो, और जो ग्राम प्रमुख या जमींदार होते थे वो किसानों से समझ लेते थे कि भाई तुम्हें देना ही पड़ेगा। ठीक बात है। अब आप लोग लिखेंगे, उसी में आगे लिखेंगे, समस्त गांव को भू राजस्व का इकाई ब्रैकेट में महाल ब्रैकेट बंद माना गया। यानी कि समस्त गांव को एक भू राजस्व का इकाई माना गया। ठीक है, कि ये जो भी एरिया होगा यहाँ से भू राजस्व कलेक्ट करने के लिए ही एरिया बनाया गया है ये। ठीक है, तो उसको जो इकाई माना गया उसको क्या कहा जाता था? महाल कहा जाता था। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे, अन्य सभी प्रावधान कमोवेश रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह। अन्य सभी प्रावधान कमोवेश, कम या ज़्यादा थोड़ा सा, ठीक है, कमोवेश रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह ही। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कारण। कारण में आप लोग लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का दबाव। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में होने वाले प्रशासनिक खर्चे। पहले पॉइंट में ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का दबाव, यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त में होने वाले प्रशासनिक खर्चे को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कारण ये था, जो महलवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त आया था उसका कारण ये था, औद्योगिक क्रांति थी और प्रशासनिक खर्चे को कम करना था। अगला इसमें पॉइंट लिखेंगे, धन की आवश्यकता क्यों थी? साम्राज्य विस्तार, इसमें लिखेंगे साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक खर्चे इत्यादि के लिए। अब आप लोग नोट करके लिखेंगे, इसी में फिर से नोट करके लिखेंगे, पहली बार इसी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि रिकॉर्ड के लिए मैप या नक्शे का इस्तेमाल किया गया। फिर से आप लोग ध्यान देंगे, पहली बार इसी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि के रिकॉर्ड के लिए मैप या नक्शे का इस्तेमाल किया गया। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति में, ठीक है, उपनिवेशवाद के जो 3 चरण थे उसमें से हमने क्या किया, जो प्रारंभिक इनका भू राजस्व का तरीका होता था वो देखा, जमींदारी व्यवस्था देखी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखा, उसके बाद से महलवाड़ी बंदोबस्त हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक बात है। तो अब हमें देखना है कृषि का वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण मतलब क्या? अगर जो हम कोई फसल उत्पादन कर रहे हैं बाजार की दृष्टिकोण से कि हमें मार्केटिंग करनी है उस उत्पाद का, बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो उसके लिए हम लोग वाणिज्यीकरण का इस्तेमाल करते हैं।
तो कृषि वाणिज्यीकरण क्यों किया गया, इसके पीछे क्या ही कारण थे, ठीक है, कि बाजार युक्त कृषि बनाया गया, बाजारीकरण उसका किया गया, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे भी। अब हुआ ये, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ ही चुकी थी, वहाँ पे उत्पादन क्षमता बढ़ चुका था, बाजार की आवश्यकता उन लोग को थी ही, बाजार के लिए ये भारत जो उपनिवेश था उसको भी बेहतर समझते थे, तो बाजारीकरण करने के लिए इन्होंने कृषि का भी बाजारीकरण कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। कोई भी प्रोडक्ट अगर जो हम बनाते हैं तो बिना कच्चे माल के वो नहीं बनता, जाहिर सी बात है। अब जब नहीं बनता तो कच्चे माल की आवश्यकता थी, क्योंकि बड़े लेवल पे औद्योगिकरण हो चुका था वहाँ पे, तो कच्चे माल के लिए यहाँ के मजदूर बेस्ट थे, यहाँ के किसान बेस्ट थे, तो इसलिए उन लोगों ने इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और वैसे भी अपने उत्पाद को भारत में पहुंचाने के लिए उन्हें बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करना पड़ा। तो जब बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करना पड़ा अपने उत्पाद को भारत में पहुंचाने के लिए, तो उसी से क्या किए, उसी संसाधन का इस्तेमाल करके भारत से कच्चे माल का क्या करने लगे, निर्यात भी करने लगे। तो उनके लिए क्या हो गया, डबल फायदा हो गया, ठीक है। इसलिए ही तो वहाँ के जो उद्योगपति होते थे, ठीक है, जिनके पास काफ़ी पूंजी होता था, वो लोग यहाँ पर निवेश करते थे हर एक चीज़ों में, परिवहन क्षेत्र में भी निवेश करते थे, खादान वगैरह में भी निवेश करते थे, जैसे कोयला वगैरह का खादान भी होता था। तो ईजिली ये सारा कुछ प्रोसेस चलने लगा और इन लोगों का काफ़ी बेहतर तरीके से विकास होने लगा, यानी कि देश दुनिया में ब्रिटिशर्स का वर्चस्व और ही बढ़ने लगा, ठीक बात है। तो आगे हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, वाणिज्यीकरण के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण, हेडिंग डालेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। इसमें नीचे कारण लिखेंगे। पहला पॉइंट, भू राजस्व की नगद में वसूली, भू राजस्व की नगद में वसूली। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जब किसान ऐसे उत्पाद का उत्पादन करेंगे जो कि बाजार में आसानी से बिक जाएगा, तो उससे वो लोग धन कमा लेंगे, यानी कि उनको पैसे मिल जाएंगे, और जो किसानों को कर देना होगा ब्रिटिशर्स को, वो नगद में दे पाएंगे, ठीक है। एक ये फ़ायदा था। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे इसमें, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण कपास, नील, रेशम, जूट इत्यादि का निर्यात, ठीक है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे ब्रिटिश व्यापार संतुलन को ध्यान में रखते हुए, जैसे अफीम एवं चाय की खेती, जैसे अफीम एवं चाय की खेती, ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे 19वीं सदी में यूरोप में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई और भारत से खाद्यान्न का भी निर्यात हुआ, यानी कि खनन वाले जो प्रोडक्ट होते थे उनका भी निर्यात होने लगा। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे नए व्यापारिक मार्गों तथा परिवहन के उन्नत साधनों ने भी वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया, जैसे स्वेज नहर का खुलना, उस टाइम स्वेज नहर खुल गया था, ठीक है, भारत में रेलवे का विकास। अब एक सेकंड आप लोग समझ लेंगे ये जो था कारण में, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पे ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण बढ़ा तो वहाँ पे कच्चे मालों की जगह पे जैसे कि कपास की ज़रूरत पड़ी, नील की ज़रूरत पड़ी, रेशम, जूट की ज़रूरत पड़ी, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी और ब्रिटेन में ये चीज़ें पहुँचाने थे भारी मात्रा में। इस वजह से यहाँ पे ऐसा कृषि करवाने लगे ये लोग, ताकि बाज़ार में वो चीज़ हम बेच सकें, यानी कि ब्रिटेन में ले जाके उसको बेच सके, यानी कि वहाँ के औद्योगिकरण की भी पूर्ति हो पाए कच्चे मालों की, ठीक है। और क्या हुआ, भारत में ये जो अफीम एवं चाय की खेती की गई थी वो ब्रिटिश व्यापार को संतुलन में लाने के लिए उसको ध्यान में रख के की गई थी। कैसे, जैसे कि ब्रिटेन से बहुत सारे उत्पाद यहाँ पे आते थे, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे ज़्यादा चीज़ें नहीं बिक पाती थी, या फिर जो भी बिकती थी उसमें कर वगैरह भी लगता था, ठीक है। कई जगह पे ब्रिटिशर्स केवल मजदूरी के रूप में खेती करवाते थे, तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं था। तो अफीम एवं चाय एक ऐसी चीज़ थी जो यहाँ से उत्पादन करके वहाँ पे जाता था, तो इससे यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत बेनिफिट था। बेनिफिट ही क्या था, जब शोषण ही करना था तो उन लोगों को, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे इसमें था कि जनसंख्या 19वीं सदी में क्या हुई थी, ब्रिटेन की जनसंख्या क्या हुई थी, बढ़ गई थी, तीव्र गति से बढ़ गई थी, ठीक है।
और यहाँ के जो खाद्यान्न थे, जो खनन वाले प्रोडक्ट होते थे, उनका भी निर्यात होने लगा था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और परिवहन मार्ग भी प्रशस्त हो गया था, अच्छा हो गया था, जैसे सुएज़ नहर खुल गया था, तो उससे बाहर के वहाँ के एरिए से संपर्क साधना आसान हो गया था। मतलब लंबी दूरी, वैसे क्या होता था कि हिंद महासागर से होते हुए अफ्रीका के नीचे से होते हुए ऊपर वो मध्य सागर की तरफ जाते थे। अभी क्या हुआ, ऐसे ही चले जाते थे। जैसे कि अगर जो हिंद महासागर से निकले तो सीधे ऊपर, ऊपर से फिर सीधे घुस जाते थे अरब वाले एरिया में, उसके बाद से फिर चले जाते थे सुएज नहर के पास। ठीक है, तो ये काफ़ी क्या हुआ, जो दूरी था वो कम हो गया सुएज नहर खुल जाने से। ठीक, और रेलवे का जो विकास हुआ, उसको एक जगह से दूसरी जगह में कनेक्टिविटी अच्छी हो गई भारत में ही। ठीक, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना आसान हो गया। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, उनका सीमावर्ती इलाकों में बहुत अच्छी पकड़ थी। क्यों अच्छी पकड़ थी? क्योंकि इनकी नौसैनिक क्षमता बहुत अच्छी थी। नौसैनिक क्षमता अच्छी होने की वजह से समुद्र यानी कि पानी वाले इलाके में इनकी अच्छी पकड़ थी। इसीलिए किनारे के साइड में तटवर्ती जो इलाका होता था, वहाँ पे इन लोग का मजबूत पैठ था, मजबूत पकड़ था। ठीक है, तो इससे ये हुआ, जो कनेक्टिविटी थी यानी कि ट्रेन की, वो क्या होती थी, बीच में यानी कि भारत के आंतरिक हिस्सों में भी कनेक्टिविटी हो जाने की वजह से ट्रेन का सामान का इधर से उधर ले जाना क्या होता था, आसान हो जाता था। ठीक है, डाक सुविधाएं तब भी चालू हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने जो भी काम किया था अपने हित के लिए, अपनी सुविधा के लिए किया था, ताकि उनके काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। उसमें अगर जो किसी भारतीयों का हित हो जाता है तो वो अलग बात है। ठीक बात है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और आप लोग ध्यान देंगे, जो मंथली मैगजीन आता है कुरुक्षेत्र और योजना का, वो आपको कंप्लीट करना है। उसमें बहुत सारी योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया होता है, बताया गया होता है। तो योजना और कुरुक्षेत्र का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और जिसको इंग्लिश में भी चाहिए होगा, वो एक बार कमेंट के थ्रू बता देगा, उसको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बात है, तो आप लोग ये मैगजीन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स है वो मैंने आपको कहा था क्लियरली, आपको न्यूज़पेपर लेके चलना है डेली बाय डेली। ठीक है, उसके और ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में सारी की सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। अब देखिए, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। तो एक बात मोस्टली आपको ध्यान देना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक आते हैं वो आपको ले लेने हैं, कंपल्सरी है। और क्या करना है, डेली बाय डेली यानी कि प्रतिदिन आपको चाहे थोड़ा सा ही टाइम निकाल के क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस वाला बुक होगा उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको ये एहसास होगा कि आप कहीं बेहतर कर रहे हैं, बेहतर कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा आसानी से कि यूपीएससी किस पैटर्न पे किस तरह से क्वेश्चन करती है। ठीक है, तो वो आप उस चीज़ को समझ पाओगे अच्छे से। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपका क्वेश्चन पेपर और आपका सिलेबस ही डिसाइड करेगा। नहीं तो आप भ्रमित करके ही ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही लंबी होती हैं और हमें लगातार काम करना होता है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हम सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काम सही दिशा में होना चाहिए, क्योंकि एक बार बहुत आगे चले जाएंगे तो फिर से पीछे आके सही रास्ता सेलेक्ट करके चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये कहने बस की बात नहीं है, जो करेगा उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से अनुभव होगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों मेंटेन करके चलना है। क्वेश्चन पेपर रोज ही पढ़ना है, सिलेबस भी रोज ही पढ़ना है। एक आप टाइम शेड्यूल में उसको लगा लेंगे, रोज इन दोनों को टाइम देना है। इसी से आपका अनुभव बेहतर होता चला जाएगा और आप अच्छे से सब कुछ कर पाओगे और आपको पता चल पाएगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। बाकी आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में भू राजस्व बंदोबस्त के विकास के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग आप लोग कर लेंगे ईमानदारी के साथ। कुछ दिन बाद मतलब कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद से आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहाँ पे अपना आंसर राइटिंग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।